हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू एवरीवन ऑन अवर चैनल लर्दोपीडिया। दिस इज़ विपिन हियर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे कंटेंट्स आपको एसएसटी के यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोग 95 प्लस स्कोर करेंगे सोशल साइंस में, ठीक है। तो बोर्ड के रिगार्डिंग ये भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम लोग सिविक्स क्लास 10 सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म के एमसीक्यू को कवर करेंगे। देखिए, एमसीक्यू को कवर करने से हमें कई बेनिफिट्स होते हैं। एक तो क्विक रिवीजन हो जाता है चैप्टर का, टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसका एक हमें शॉर्ट समरी मिल जाता है। थर्ड थिंग, जो भी आपके क्या कहते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो भी फैक्ट होते हैं, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग फैक्ट हो चाहे फिक्स्ड फैक्ट हो, उन सभी के बारे में भी हमें जानकारी हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन के बेसिस पे भी और फैक्ट और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए है, ठीक। तो चलिए फेडरलिज्म चैप्टर के इस एमसीक्यू, इस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से वो कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का है, ठीक। तो देखो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में इंडिया दिया गया है, तो जाहिर सी बात है इंडिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन नहीं है, इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो ये ऑप्शन तो पूरी तरीके से कट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बी में आपका बेल्जियम दे दिया गया। तो जब हमने पावर शेयरिंग कवर किया था तो पावर शेयरिंग में हमने ये देखा था कि एकोमोडेशन के बाद उसको भी फेडरल स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया गया था। तो आपका ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा फेडरलिज्म का रूट या एक ऐसा फेडरलिज्म का फॉर्म जिसमें सेंट्रल और स्टेट्स सभी के पास इक्वल पावर्स होती हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं और सेकंड देखते हैं। देखिए सेकंड एमसीक्यू क्या कह रहा है। द यूनियन लिस्ट इंक्लूडेड सब्जेक्ट सच एज, यूनियन लिस्ट में आपके कैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सीजन, ये नहीं होता। ये ऑप्शन ए में जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं ये आपके कंकरेंट लिस्ट के होते हैं, ठीक। सेकंड देखो, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये भी नहीं होता। ये आपके स्टेट्स के हो गए, किसके, स्टेट के, ठीक। सी वाला सीधा सीधा कह दिया गया रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, ये भी नहीं होगा। तो मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है जिसमें दिया गया डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी और कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनको हम कहते हैं यूनियन सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका अपना नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होता है। एक और चीज़, यूनियन लिस्ट के 97 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके यूनियन लिस्ट में, ठीक है, 97 सब्जेक्ट्स, ओके। स्टेट में 66 सब्जेक्ट्स, कंकरेंट लिस्ट में 47, जिसमें से 29 पंचायती राज में और 18 म्यूनसिपालिटी में और 52 आपके रेसिडेंसी सब्जेक्ट्स में, ओके। अब आगे चलते हैं और थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। थर्ड एमसीक्यू क्या कह रहा है। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व, पंचायती राज में क्या क्या होता है। विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, विलेज स्टेट, विलेज डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, या विलेज स्टेट एंड यूनियन। तो पंचायती राज सिस्टम की बात कर लें, चाहे हम म्यूनसिपालिटी की बात कर लें, इनको 3 टियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये दोनों ही आपके लोकल गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं। एक जो रूरल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करता है, एक जो अर्बन एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करता है। तो पंचायती राज एक ऐसा पार्ट है, आप कह सकते हो एक ऐसी बॉडी है लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो रूरल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करती है। आपका अमेंडमेंट 73 इससे रिलेटेड था जो कि 1992 में हुआ था, ओके। तो इस पर्टिकुलर एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक। अब चलते हैं चौथा एमसीक्यू देखते हैं। फोर्थ एमसीक्यू कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज इट ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग ही संविधान था, आर्टिकल 370 यहाँ पे था, जिसके कारण इस स्टेट को स्पेशल प्रोविजन मिला था, लेकिन वो भी 2019 5 अगस्त को रिवोक कर दिया गया, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर भी इंडिया का पार्ट है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में अभी भी ये चीज़ें दी गई हैं, तो आप लोग उसी बेसिस पे अपनी तैयारी करिएगा। मैंने बताया ना, इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन था, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, सॉरी, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, स्टेट और सेंट्रल के पास इक्वल पावर नहीं होती और सभी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इक्वल पावर्स नहीं होती हैं। सॉरी, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल होता है और सभी स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर्स नहीं होती हैं। कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल प्रोविजंस भी होते हैं, जैसा कि बुक में दिया गया है जम्मू कश्मीर के बारे में, आर्टिकल 370, आर्टिकल 371 नागालैंड, आर्टिकल 371 बी
आपका असम, ऐसे बहुत सारे हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं और वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। फिफ्थ आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसमें सीधा सीधा आपका है यूएसए, ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन का आपका एग्जाम्पल है। बाकी इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब सिक्स से देखते हैं। सिक्स में क्या कह रहा है, हियर आर थ्री रिएक्शन टू द लैंग्वेज पॉलिसी फॉलोड इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू इन द केस ऑफ इंडिया। ठीक, इंडिया के देखो यहाँ पे तीन रिएक्शंस दिए गए हैं, इन तीन रिएक्शन से बताना कि कौन सा ऐसा लैंग्वेज पॉलिसी का वो रिएक्शन है जो इंडिया के ऊपर एकदम सुटेबली करेक्ट पड़ता है। ठीक, पहला, द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन हैज़ स्ट्रेंथ नेशनल यूनिटी। दूसरा, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट हैव डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। तीसरा, द लैंग्वेज पॉलिसी हैज़ ओनली हेल्प टू कंसोलिडेट द डोमिनेशन ऑफ इंग्लिश ओवर ऑल अदर लैंग्वेजेस। ठीक, तो पहला है लैंग्वेज पॉलिसी के होने से इंडिया में एकोमोडेशन भी हुआ एक प्रकार से, और जितने भी अदर स्टेट्स थे सभी स्टेट्स में अपने स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे या जो भी वहाँ की ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज होंगी उसमें वर्क होगा, और इससे हमारी कंट्री कहीं ना कहीं एक प्रकार से नेशनली यूनाइट होगी और भी ज़्यादा ताकतवर होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए सेवेंथ वाला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, आइडेंटिफाई दोज विच होल्ड ट्रू फॉर डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर 1992। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन सी चीज़ें करेक्ट हैं। 1992 में लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन होने के बाद, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद कौन कौन से वो चीज़ें थी जो लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिले, वो चेंजेस। ठीक, तो देखिए, local government did not have any power or resources of their own. Second, it became constitutionally mandatory to hold regular election to local government body. तीसरा, the state government are required to share some power and revenue with local governments. Fourth, no seats are reserved in the elected body for scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. ठीक, तो A वाला भी आपका करेक्ट है और D वाला भी आपका करेक्ट है, B और C आपका सही है, तो ऑप्शन A यहाँ पे सही होगा। डिसेंट्रलाइजेशन के पहले क्या था, 1992 के पहले क्या था, रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, कोई भी पावर नहीं थी लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पास, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू नहीं थे, ऐसी चीज़ें थी। और 1992 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 73rd 74th, तो लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पास पावर हो गई। अब रेगुलरली हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इनको स्टेट गवर्नमेंट देगी, कुछ पावर्स भी अपनी शेयर करेगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन कर दिया गया और उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई कि वो लोकल लेवल के जो भी, चाहे पंचायती राज की बात हो चाहे म्यूनसिपालिटी की बात हो, वहाँ पे वो रेगुलरली इलेक्शन कंडक्ट करे। 1/3 सीट्स वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दिया गया और कुछ सीट्स आपके SC और ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्व कर दिया गया था। ठीक, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट MCQ। इन द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, बताइए इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर ऑप्शन है जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के लिए करेक्ट है। पहला, अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। दूसरा, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। सी, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर। तो होल्डिंग टुगेदर में सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं होते हैं। ठीक, पहला भी सही है, आपके सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में पावर का डिवीजन होता है, सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल होता है स्टेट के कंपेरिजन में, और सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं होते हैं। तो सही क्या होगा आपका A, B एंड D। चौथा, A, B और D आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं। 9th देखिए, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेसिडरी सब्जेक्ट्स। रेसिडरी सब्जेक्ट्स पे वर्क करने की अथॉरिटी केवल और केवल हमारे यूनियन गवर्नमेंट के पास है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिस समय जा रहा था, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेक हो रहा था, उस समय जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया था, सेंट्रल, आपका स्टेट और आपका कंकरेंट। लेकिन उसके बाद बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स आए तो उन सब्जेक्ट्स को रेसिडरी सब्जेक्ट्स में, उन सभी सब्जेक्ट्स को रेसिडरी लिस्ट में रखा गया, और रेसिडरी लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन और टैक्सेशन कवर करे। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट MCQ।
एमसीक्यू 10 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर। ठीक, तो स्विट्जरलैंड आपके होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल नहीं है, ये स्पेन, बेल्जियम, इंडिया ये सब होल्डिंग टुगेदर के हैं। स्विट्जरलैंड, यूएसए ये सब आपके, ऑस्ट्रेलिया ये सब आपके कमिंग टुगेदर के हैं। ठीक, अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट। तो ये है लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कि पुलिस, हर स्टेट बाय स्टेट लॉ एंड ऑर्डर का अपना अलग ही सिस्टम होता है क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। 12th देखिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया एंजॉय स्पेशल स्टेटस एंड हैव इट ओन कॉन्स्टिट्यूशन। रिपीटेड क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। ठीक है, बाकी मैंने बताया ना 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर दिया गया। ठीक है, उसको भी भारत में फिर से शामिल कर लिया गया, वो भी अब हमारे कंट्री का इंटीग्रल पार्ट है। ओके, विच लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज एज द नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नन ऑफ दीज, हमारी कंट्री की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेकुलर मॉडल पे बेस्ड कंट्री है, यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अगर नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाएगा तो ये चीज़ें गलत होंगी। ठीक है ना, ये सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होगा। ठीक, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं, हमारी कंट्री की कोई भी नेशनल लैंग्वेजेस नहीं है। ओके, सारी की सारी लैंग्वेजेस आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, आगे देखते हैं। Which period saw the rise of regional political parties in many states of the countries? Period after 1990. 1990 के बाद कोलिएशन एरा स्टार्ट हो गया था और ये रीजनल पार्टी का सिस्टम भी स्टार्ट हो गया था सभी स्टेट्स में। ओके, आगे चलते हैं। 15 देखिए, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। वन रूट इवॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर own to form a bigger unit. The second route is where a large country decide to divide its power between the state and the national government. Both A and B या none of these. तो both A and B है। ठीक है, फेडरेशन के मैंने बताया 2 रूट्स हैं, एक आपका कमिंग टुगेदर, दूसरा आपका होल्डिंग टुगेदर। तो A वाला कमिंग टुगेदर के लिए है और B वाला आपका होल्डिंग टुगेदर के लिए है। ठीक, अब देखते हैं 16th MCQ। देखिए 16th MCQ क्या कह रहा है, विच इज ट्रू रिगार्डिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन अ फेडरल सिस्टम। स्टेट हैव नो फाइनेंशियल पावर और इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। स्टेट आर डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू और फंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन इंश्योर इट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। स्टेट हैव नो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो A, B, D तीनों गलत हैं, C आपका करेक्ट है। जितनी भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं सबका अपना सेपरेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है और ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में दी गई हैं। ठीक है, ओरली नहीं है, और ये आपके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, आप कह सकते हो फेडरल सिस्टम का या फेडरलिज्म का एक फीचर भी है। ठीक, सी वाला। ओके, अब आगे चलते हैं। डी देखिए, व्हाट इज द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट नोन एज। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक, आगे देखते हैं। 18th, in case of a clash between the law made by the center and state on a subject in the concurrent list, अगर concurrent list के subjects पे आपका state और आपका सेंट्रल दोनों ही क्या कहते हैं लॉ मेक करता है, लेकिन लॉ मेक करते समय कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए दोनों के बीच में, तो ये ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को प्रिवेल कर लेती है जिसपे कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है स्टेट और सेंट्रल के बीच में। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। 19th, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या डिवाइडेड पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट इन 3 लिस्ट, डिवाइडेड पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन 2 लिस्ट, listed the power of the state and left the undefined power to the state, specified the power of the state and left the residuary power with the central। तो सारा बी सी डी तीनों गलत हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है कि पावर्स का डिवीजन हुआ है सेंट्रल और स्टेट के बीच में 3 लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ओके, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 20 MCQ देखिए, इन इंडियाज federal system, the state government have the power to legislate on all those subjects which are included in this state list। सीधा सीधा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास केवल स्टेट लिस्ट पे ही वर्क करने की पावर है और किसी भी लिस्ट पर नहीं। ठीक,
21 देखिए, द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर वुमेन इन द पंचायती राज एंड म्यूनसिपालिटी इज 1/3। ओके, 1/3 सीट रिजर्व होगी। ये क्या कहते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1992 के बाद, उसके बाद ये प्रोविजन आया था। ओके, आगे देखते हैं। 22nd MCQ देखिए, सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्स इन दी रेसिडुअरी लिस्ट। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के, कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स होने के बाद आए, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमने रेसिडुअरी में रख दिया, और इन पे केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी हो कि वो लॉ मेक कर सकें, डिसीजन ले सकें, या जो भी करना हो। ठीक, लास्ट MCQ देखिए, द नंबर ऑफ शेड्यूल लैंग्वेज इन इंडिया इज 22। कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ये बताया गया है कि हमारी देश की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर के। इस MCQ से आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको टॉपिक्स के एक शॉर्ट समरी भी मिल जाएगी, और जितने भी फैक्चुअल चीज़ें थी वो भी कवर हो जाएंगी। ठीक, तो बने रहिए लर्नोपीडिया चैनल के साथ। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आप सभी को मैं यहाँ पे देता रहूँगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, बी सेफ, बी केयर।